हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने टैली प्राइम के कुछ जनरल एंट्री के बारे में सीखा था। आज हम लोग फिर आगे अपना क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें पीछे से पढ़ लिया था। ठीक है, मैंने आप लोगों को जनरल एंट्री जब पढ़ाना स्टार्ट किया था और जनरल एंट्री में मैंने बताया था कि जब भी आप किसी भी बिजनेस में उस बिजनेस के लेन देन को रिकॉर्ड करते हो, उस रिकॉर्डिंग का अलग अलग सिस्टम होता है। मैंने बताया था कि जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं और हम बेचते हैं या हम खरीदा हुआ सामान बेच के वापस करते हैं या बेचा हुआ सामान हम वापस लेते हैं, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट मीन्स कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जो अकाउंट्स का किताब होता है उसमें हम कैसे इसको लिखते हैं। जैसे आप अगर लिखते हो कि मैंने सामान बेचा, इंग्लिश में अगर उसे कोई लिखता है कि गुड्स सोल्ड्स, लेकिन आपको किस तरीके से लिखना है वही सिखाया था मैंने। तो कौन कौन सा ट्रांजैक्शन मैंने आपको सिखा दिया था वो हम देखते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था परचेज गुड्स। याद है आपको? POG, परचेज ऑफ गुड्स। उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था? सेल्स ऑफ गुड्स। उसके बाद मैंने कहा था परचेज ऑफ गुड्स रिटर्न। उसके बाद SOGR, सेल्स ऑफ गुड्स रिटर्न। और याद बताइए और कौन सा चीज पढ़ा दिया था मैंने? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद एक्सपेंस और उसके बाद इनकम। ये सारा टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया था। गलत बोल रहा हूं? आज हम लोग इसके आगे के ट्रांजैक्शन को देखेंगे कि अगर हमारे बिजनेस में और भी अलग अलग तरीके का ट्रांजैक्शन होता है तो क्या करते हैं। ठीक है, मैं नोट्स खोल लेता हूं। नोट्स खोल लेते हैं हम। सिलेबस असाइनमेंट ADCA, ये रहा हमारा हिंदी नोट्स, टैली पार्ट 1। हाँ, अगर मैं याद करूं तो ये हो गया था ना, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ गुड्स भी हो गया था और आपको परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स भी हो गया था। उसके बाद से ड्राइंग्स वो अभी नहीं हुआ था, कैपिटल भी नहीं हुआ था। इनकम बता दिया था कल मैंने, है? इनकम अभी नहीं बताया था। चलिए तो इनकम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा मेरे बच्चे, डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इनकम। मैं यहाँ लिख रहा हूं कि अगर आपके बिजनेस में रिलेटेड टू इनकम का लेना देना अगर होगा तो आप उस चीज को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले तो याद होगा आपको, मैंने कहा था कि अगर मैंने आपको बताया था कि जब भी बात इनकम का आएगा तो इनकम का 3 मोड मैंने बताया था कि इनकम हो सकता है, इनकम एक हमारे माथे का एसेट्स हो सकता है और इनकम हमारे माथे का एक लायबिलिटीज भी हो सकता है। कैसे सर? याद करो कि जब आप समोसा खाकर पैसा, सब सामने वाला पार्टी समोसा खाकर आपको पैसा दे देता था तो उसे हम इनकम कहते थे। लेकिन वही सामने वाला पार्टी अगर समोसा खाकर पैसा नहीं देता था, बोलता था बाद में देंगे, तो उसे हम संपत्ति कहेंगे क्योंकि बाद में पैसा मिलेगा। और अगर वही बंदा हमें पैसा पहले दे देता है और समोसा नहीं खाता है तो हम उसे अपने माथे का क्या कहते थे? लायबिलिटीज। बिल्कुल आप लोग को याद है तीनों बात कि सर जब भी बात इनकम का आएगा तो 3 केस हो सकता है। सामने वाला पार्टी या तो पैसा दे देगा, सामने वाला पार्टी या तो बाकी लेके चला जाएगा और सामने वाला पार्टी या तो हमारा पहले पैसा दे देगा और बाद में। तो अगर इनकम पैसा दे के चला गया तो उसे हमने कहा था कि आप इसे इनकम ही कहोगे। लेकिन अगर सामने वाला पार्टी आपसे खाना खा के बाकी चला गया, बाकी दे के चला गया, मतलब उसने कहा कि मैं बाद में पैसा दूंगा, तो आप उसे कहोगे ACCRUED, एक्रूड इनकम। ये मैंने आपको
बेसिक अकाउंटिंग टर्म में सिखाया था कि अगर सामने वाला पार्टी आपका कुछ भी खाना खा लिया, समोसा खा लिया, या कोई ऐसा काम जो उसने कर दिया और करने के बाद वो पैसा नहीं दिया और आप ऐसा मानते हो कि मेरा इनकम तो हो गया लेकिन पैसा नहीं मिला, तो उसे किस नाम से लिख के रखोगे? एक्रूड इनकम। उसी तरीके से अगर सामने वाला पार्टी आपको पहले पैसा दे देता है और वो आपसे काम नहीं, मतलब आपका समोसा नहीं खाता है, तो उसे कहते हैं अर्नड इनकम, या इसी को बहुत लोग बोलते हैं एडवांस इनकम। तो ये आपके माथे का क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज। ये इनकम है और ये एसेट्स है। ये तीनों बात मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बताया था। आज मैं क्या बताने जा रहा हूं, इन तीनों का अकाउंटिंग में एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है इनकम का। ठीक है, मैं यहां पे हेडिंग दे रहा हूं इनकम, इनकम का हेडिंग दे रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, जो आपको मन करे, जिस चीज का बिजनेस। मैं मानता हूं कि मेरा एक टीचिंग का बिजनेस है, मैं पढ़ाता हूं। आप जब मेरे को फीस देते हो तो फीस देने को मैं क्या लिखता हूं, सुनिएगा। मैंने लिखा रोहित ने फी दिया, कितना? 1,00,000 रुपया, ऐसा मैंने लिखा। अगर इसको इंग्लिश में लिखते तो मैं क्या लिखता? फी रिसीव्ड बाय रोहित रुपीस। जो भी ऑफिस में काम किया होगा ना, यहाँ पे जो भी 1 दिन 2 दिन के लिए कोई पैसा देता है तो ऐसे ही लिखाता है, फी रिसीव्ड बाय रोहित, और उसका आईडी नंबर लिखा गया। ठीक है, अब आपसे क्या बोला जा रहा है? मैं आपसे सवाल कह रहा हूं कि आप इसी चीज को अकाउंटिंग में कैसे लिखोगे। तो अकाउंटिंग में लिखने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि आप पहले इसमें से ढूंढो कि हुआ क्या। पैसा रोहित, ध्यान से सुनिएगा, फी रिसीव्ड बाय रोहित, फी रिसीव हुआ है तो फी आया होगा कि पैसा आया होगा? रोहित बाबू, फी आया होगा कि पैसा? पैसा। तो आपको क्या देखना है, या तो कुछ ना कुछ आया है, नहीं तो कुछ ना कुछ गया है। आप देखिए इसमें पैसा आया है तो आप क्या करोगे? कैश अकाउंट। कैश का नेचर आपको पता है क्या होगा? एसेट्स। गलती से भी आप इसे कुछ और नहीं कह सकते हो। जब भी पैसा आएगा तो हमारा एसेट्स बढ़ेगा, और जब एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और डेबिट होगा तो 1,00,000 से। अब सवाल दूसरा, इस पैसे के आने के पीछे का रीजन क्या है? आप बताओ, पैसा आया है, इसके पीछे का रीजन क्या रोहित है कि फीस है? रोहित भाई दिया है, ठीक है, लेकिन ये रोहित दिया क्यों है? सर इस पैसे के आने के पीछे का रीजन है फी। सर अगर हम ये लिख दें इस पैसे के आने का पीछे का रीजन रोहित का फीस है, गलत है? मेरे हिसाब से नहीं सोचो, आप अपना कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं, आप कहीं जाके कहोगे कि पापा ये जो फीस आया है, ये जो पैसा है, इस पैसे को फीस आया है, तो हम शांति हो जाएंगे। अगर मैं ऑफिस में जाऊं और मैंने कहा कि जुगनू ये क्या है, तो जुगनू कहेगी सर पैसा है। तो मतलब वो पैसा आया, तो मैं क्या पूछूंगा कहां से आया? तो जुगनू क्या बोलेगी? सर रोहित दिया। गलत बोल रहे हैं। तो फीस से काम नहीं चलेगा। तो आप फीस भी लिखोगे तो गलत नहीं है, और रोहित फी भी लिखोगे तो गलत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पे फी लिख दे रहा हूं, आप रोहित फी या फी जो आप लोग का। अब ये फी जो आ गया है, ये जो फी आया है, मेरे लिए इनकम है कि खर्चा है? इनकम है। कॉमन सा बात है, क्योंकि ये पैसा कभी रोहित हमसे लेके जाएंगे नहीं। ये इसलिए इनकम है क्योंकि मैंने रोहित को पढ़ा दिया है। ये चीज इनकम है। बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और आपको याद होगा, अगर हमारे अकाउंट में किसी भी लड़के का जन्म होगा तो डेबिट, और लड़का कम होगा तो क्रेडिट, और लड़की का जन्म होगा तो क्रेडिट, और लड़की का कमी होगा तो डेबिट। आप बताइए, इनकम बढ़ा है, इनकम के बढ़ने से 1,00,000 रुपया। और आपको मैंने सिखाया है अकाउंटिंग में कि जब भी एंट्री पास करना हो, आप क्या करोगे बच्चे? पहले डेबिट, तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू फी अकाउंट की रोहित फी अकाउंट। इट्स योर मर्जी, रोहित फी या फी, जो आपका मन करे। 1,00,000 और 1,00,000। किसी को कोई दिक्कत? रोहित पैसा दिया तो कैश लिखा गया, लेकिन अगर इसी सवाल में ये लिख दिया जाता, इसी सवाल में अगर ये लिख दिया जाता कि रूम रेंट रिसीव्ड,
ऑफ ₹1,00,000 बाय चेक। ये इंग्लिश में लिखा गया कि हिंदी में? इंग्लिश में। आपको इसको किस भाषा में करना है? अकाउंटिंग के भाषा में। तो आपको क्या सिखाया हूं, क्या ढूंढना होगा? रूम रेंट रिसीव। रूम रेंट आया होगा कि पैसा आया होगा? नहीं, पैसा आया है, लेकिन पैसे का कौन सा मोड है? बैंक। तो आप कहोगे कि सर हमारे पास बैंक जिसका नेचर क्या है? संपत्ति, जो कि बढ़ेगा, इसलिए डेबिट होगा 1,00,000 से। तब तक एक सवाल, इस चेक के आने के पीछे का रीजन क्या है? रूम रेंट। सर अगर रेंट कह दे तो गलत, आपकी मर्जी। प्रैक्टिकल दुनिया में ये रूम रेंट भी नहीं होगा। अगर आप नॉर्मली दुनिया में जाओगे, तो बताओ मेरे पास 10 किराएदार रहते हैं, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? रोहित रूम रेंट, विशाल रूम रेंट। गलत बोल रहे हैं। मान लीजिए कि रूम का रेंट, लेकिन किसका रेंट? तो राहुल रेंट, राहुल रूम रेंट। लेकिन नॉर्मली जो थ्योरिकल जो लाइफ हमारा चलता है, वहां हम रेंट ही लिखते हैं। आप रूम रेंट भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसमें आप रेंट यूज करना अच्छा लगेगा, रूम रेंट अच्छा नहीं लगेगा। बात को समझो। वहां हम फीस यूज कर सकते हैं, रोहित फी नहीं। अगर लिखा हो सवाल में रोहित फी, तो आप रोहित फी यूज करना, ठीक है? तो रूम रेंट। अब बताओ, रेंट आया तो ये हमारा इनकम की खर्चा, इनकम बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्रेडिट होगा 1,00,000। यहां एक आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया। क्या मिस्टेक किया? चेक आया है, कहीं लिखा है कि चेक जमा कर दिए, तो क्या होगा? चेक इन हैंड। याद रखिएगा ये बात। क्या होगा बच्चा? चेक इन हैंड। अच्छा चलो एक चीज और, गलती से किसी ने बैंक लिख दिया तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं। लेकिन आपको पता है कि गाड़ी जो है, जो भी बॉयज हैं, गाड़ी किस नंबर में आगे बढ़ती है? 1 नंबर में। लेकिन क्या 3 नंबर में गाड़ी नहीं बढ़ेगी? जितना लफेड़ बारन से हमारा दिन, हम तो 4 नंबर में गाड़ी आगे बढ़ा दें। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सही काम किया। आपसे हर आदमी परफेक्शन खोजता है। आप इतने सारे बच्चे हो, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास जॉब करना है, तो सबसे पहले मैं आपका परफेक्शन देखूंगा। किस चीज में? हर चीज में। जितना ज्यादा जो परफेक्ट होगा उसको उतना पहला प्रायोरिटी मैं दूंगा। तो परफेक्शन आपका कैसा होना चाहिए? अगर मैं चेक इन हैंड लिखता तो अच्छा लगता, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है कि हमने सेम डे में जाके पैसा जमा किया। तो एंट्री क्या होगा? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये उन्हीं को आएगा जो घर पे जाके प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो नहीं कर रहे होंगे उनको नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं। चलिए, एक क्या हो गया? एक क्या हो गया? चेक। और एक क्या हो गया? बैंक। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट भी आएगा तो बैंक ही कर दोगे। अब हम लोग इसको भूल जाओ, इसको भूल जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि अगर सामने वाला पार्टी पैसा नहीं दिया तो? ऐसा भी तो होता है। ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं क्या? रेंट ड्यू। एक वर्ड मैंने यहां टाइप किया, ड्यू। ड्यू का मतलब पता है क्या होता है? हो चुका है। ड्यूज मतलब आपके ऊपर बर्डन हो चुका है। ड्यूज मतलब बाकी। आप मतलब जब हम कहते हैं किसी को कि आपके ऊपर ड्यूज है, मतलब ये हो चुका है, ये आपको हमको देना या लेना है, ठीक है? तो क्या लिखा है? रेंट ड्यू, मतलब रेंट लग चुका है, रेंट का पैसा लेना है, रेंट हो चुका है, ठीक है भाई? लिखा है कि रेंट ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड ऑफ रुपीज। इसका मतलब अगर आप समझ गए तो ये जनरल एंट्री कर लोगे। बताओ क्या मतलब हुआ? रेंट ड्यू, किराया हो चुका है। ड्यू का मतलब आपने ही तो कहा बाकी, मतलब क्या कि रेंट का काम हो चुका है लेकिन अभी पैसा नहीं आया। बट नॉट येट रिसीव्ड, लेकिन अभी पैसा नहीं आया है। हम क्या मानेंगे? मेरा इनकम हो गया है कि नहीं हुआ है? इनकम तो हो गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या हुआ आपके बिजनेस में, तो आप क्या बोलोगे? पैसा। फिर वही बात भाई, इसमें पैसा का तो आना है ही नहीं, तो पैसा आया भी नहीं और पैसा गया भी नहीं, तो हम ये कहेंगे रेंट का लगना। रेंट का लगना मतलब रेंट हो चुका है। तो हम क्या लिखेंगे? सर रेंट।
रेंट आ रहा है कि जा रहा है, तो रेंट हमारा इनकम होगा। अगर यही रेंट हम दे रहे होते तो एक्सपेंस होता। ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कितना? 1 लाख रुपया। बच्चा अब बताइए, रेंट हो चुका है, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है रेंट का बाकी होना, रेंट का पैसा बाद में आना। अब मुझे बताओ, जब आप कोई सामान बेचते थे, उसका नाम नहीं पता था, उसे आप क्या कहते थे? जब आप कोई सामान बेचते थे और सामने वाले का नाम नहीं पता था, तो अपने रजिस्टर में किस नाम से? सन्ड्री डेटर। कब? जब हम सामान बेचते थे तब। यहां भी तो सेम कहानी है, रेंट हो चुका है। सवाल कौन सा? पैसा का बात मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा बात फिर से सुनिए, एक सेकेंड सर, मेरा मेरा बात भी सुन लीजिए सर, आप मेरा बात सुन लीजिए। रेंट जो है, मैंने इस सवाल में लिखा है कि रेंट लग चुका है लेकिन अभी रेंट का पैसा आया नहीं, तो पैसा का तो कहानी नहीं है, पैसा के बारे में नहीं ना सोचिएगा। रेंट लग चुका है, तो रेंट अगर लगा, तो अगर कोई आपसे कहे कि किराया हो गया है, तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं? कि पॉकेट में पैसा आ गया है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे किराया आ गया है, तो क्या समझते हैं? रेंट आया कि पैसा आया? लेकिन कोई कहे कि किराया लग गया आपका, तो रेंट आया कि पैसा आया? पैसा नहीं आया, लेकिन रेंट लग चुका है, तो हम ये मान लेंगे कि मेरे माथे पे एक इनकम हो गया। अंदर अंदर गच है कि भैया महीना लग चुका है, मतलब हमको पैसा मिलने वाला है, इसलिए हमने रेंट को क्या माना? इनकम। लेकिन आपने कहा कि सर रेंट लग चुका है तो मेरा संपत्ति हो गया। आपने कहा मेरे बच्चे संपत्ति इसके बदले में आएगा, इसके बदले में संपत्ति आएगा। संपत्ति अगर आता तो ऊपर देखिए, यहां पे संपत्ति आ गया था, यहां पे संपत्ति आ गया था, तो उस संपत्ति का नाम क्या लिखे थे? और ये रेंट, इस इनकम के बदले में मेरा ये संपत्ति आ रहा है। आप जो कह रहे हैं कि सर रेंट को हम एसेट्स कैसे नहीं मान लें, भैया रेंट क्या है? दिखता है। पहला बात तो जो दिखाई नहीं दे वो संपत्ति हो ही नहीं सकता है। चेक दिखता है? नहीं दिखता है, संपत्ति है। कैश दिखता है, बिल्डिंग दिखता है, लैंड दिखता है, सैलरी दिखता है, पैसा दिखता है, सैलरी नहीं दिखता है बच्चा। अभिषेक दिखता है, अभिषेक का फीस दिखता है, पैसा दिखता है, अभिषेक का फीस नहीं दिखता है। मेरे बच्चे, जो दिखाई नहीं देगा उसे आप कैसे एसेट्स कह सकते हो? क्योंकि एसेट्स का नेचर ही वो नहीं होता है। ठीक है भाई, अभी मत कहना गुडविल नहीं दिखता है, गुडविल एक नाम है, वो भी नहीं दिखता है, तो उसके लिए आगे का कहानी है। गुडविल, तो रेंट हमारा इनकम होगा भाई। और यही रेंट अगर आप दे रहे होते तो आप क्या बोलते? जा जाके, ए मम्मी देखना किराया लाग गइल बा, पैसा देवे के पड़ी। तो आपके माथे का क्या है? खर्चा हो चुका है, क्या आपके पॉकेट से पैसा गया है? तो आप ये रेंट इनकम कहोगे। अब सुनो मेरा बात, रेंट लग चुका है लेकिन पैसा आया है, बाद में पैसा आएगा, तब तक तो हमको अपने खाता में लिख के रखना होगा ना उस पैसे का नाम। चेक कह सकते हैं, बैंक कह सकते हैं, कैश कह सकते हैं। सामने वाला बाकी जो लगाया है, मान लो उसका नाम लिख सकते हैं। सामने वाला जो बाकी लगाया है, मान लो रेंट अभिषेक का बाकी है तो अभिषेक लिख देंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा कि अभिषेक हमारे इस इनकम के बदले में पैसा? ये तो अभिषेक लिख देंगे तो पता चलेगा कि कुछ खरीद के ले गया होगा। क्या करें? तो देखो ठीक से, मैंने ऊपर कहा था कि जब भी फ्यूचर में पैसा आएगा, उसका नाम क्या होगा? एक्रूड इनकम। तो मैं अब इस नाम को क्या नाम दूंगा? एक्रूड इनकम का क्या नाम है? उस इनकम का क्या नाम है? तो मैं क्या बोलूंगा? ACCRUED, एक्रूड। और उस इनकम का क्या नाम है? इस इनकम का रेंट। क्या नाम बना? एक्रूड रेंट। और इसका नेचर क्या होगा? फ्यूचर में मिलेगा कि फ्यूचर में देंगे? बढ़ेगा कि घटेगा? डेबिट की क्रेडिट? एक गलती किए हैं लोग ऊपर, ठीक से देखिए, ये क्रेडिट होगा 1 लाख रुपया,
फिर से सुनिए, रेंट मेरा इनकम है, बढ़ गया, क्योंकि यहाँ सवाल में लिखा है रेंट हो चुका है, मैंने इनकम बढ़ा दिया, लेकिन पैसा नहीं आया है। तो जो नहीं आया है मैं उसी को एक कागज पे लिख रहा हूं और उसका एक नाम बना दिया एक्रूड रेंट। लेकिन अगर अभिषेक का रेंट होता तो पता है क्या लिखता मैं? एक्रूड अभिषेक रेंट। अगर पुतुल का रेंट होता तो क्या लिखता? एक्रूड पुतुल रेंट। दैट्स इट, नथिंग प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो एक्रूड रेंट क्या हो गया? एसेट्स। तो एंट्री क्या बनेगा इसका? एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यही बनेगा ना? कहानी खत्म। क्या इसमें कहीं पैसा आया? हमने यही कहा कि मेरा पापा, एक संपत्ति बढ़ गया और एक इनकम भी बढ़ गया। कुछ दिन बाद ये पैसा देने आएगा ना, वो बात का बात है। अब एक और सवाल मैंने लिखा, सैलरी ड्यू बट नॉट येट रिसीव। क्या आपको 1 तारीख को सैलरी मिल जाता है? तो आप यही जाकर लिखोगे अपने कॉपी पे, हिंदी में क्या लिखोगे? माँ सैलरी लाग गई बा, अभी मिलल नहीं के, 10 तारीख ले मिल जाए, 10 तारीख ले मिल जाए। एक मिनट, जानते हैं सैलरी लग चुका है तो आप माँ से क्या बोलेगा? ए माँ जान तरु ए बेरा हमार सैलरी लाग गई बा। माँ से आप यही जाके कहेगा कि ये माँ हमार सैलरी लाग गई बा, लेकिन अभी मिलल नहीं के। तो आप जो भोजपुरी में कह रहे थे उसी को इंग्लिश में सैलरी ड्यू बट नॉट येट रिसीव। तो माई क्या कहेगी? बबुआ दे ना पैसा। तो आप क्या बोलोगे? माँ अभी सैलरी मिलल नहीं के, लाग गई बा। तो माई मन में ही मान लेता रही कि हमारे बबुआ के इनकम हो गई बा। चाहे आप भी मान ले रहे हैं कि मेरा इनकम हो चुका है, तो आप उस इनकम को किस नाम से डोनेट कीजिएगा? सैलरी इनकम। इसको बढ़ा के आप क्रेडिट करिएगा 1 लाख से। अब इस सैलरी के होने के पीछे का रीजन क्या है? बाद में पैसे का आना। अब उसी का नाम याद रखना है। तो मैंने कहा था दुनिया का कोई भी ऐसा इनकम जो बाद में मिलने वाला है उसे एक्रूड के नाम से जाना जाता है। तो मैंने कहा एक्रूड और इनकम, कौन सा इनकम? सैलरी का यह नाम लिखोगे, एक्रूड सैलरी। क्या है बाद में, क्या मिलेगा? एसेट्स। और ये हमारा संपत्ति है, बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट 1 लाख से। एंट्री क्या होगा बताइए? ACCRUD, एक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, जो भी है। समझ में आ रहा है? अब मैं बार बार एक चीज बोलूंगा, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है लेकिन कंडीशन एक ही है, आपके कॉपी कलम चलने चाहिए घर पे। यहाँ पे तो ठीक है, मजबूरी है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, लेकिन घर पे अगर ये सवाल नहीं बनाओगे किसी को भी नहीं आएगा। और आज दिक्कत नहीं होगा टैली वाला। और आपको एक बैड न्यूज दे देता हूँ कि टैली का लाइव क्लास दूसरे बैच में आपको नहीं मिलेगा। टैली का लाइव क्लास दूसरे बैच में आपको नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा। तो समझ लीजिएगा, लो प्रैक्टिस करिए लो, नहीं तो टैली नहीं समझ में आएगा। अब एक सवाल, क्या हुआ? मेरा सैलरी लगा, बॉस ने मुझे दे दिया, घर पे गए मम्मी को कहा मम्मी सैलरी लग गया, मम्मी ने पैसा मांगा, हमने दे दिया, मतलब इनकम भी हुआ और पैसा भी आया। दूसरा, सैलरी लगा मतलब इनकम हुआ लेकिन पैसा नहीं मिला। तीसरा, ए सर हमारा घर में ना शादी बा, हमारा भाई के, कुछ एडवांस सैलरी मिली। गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। हम 1 लाख लेकर आ गए। हम लेकर आ गए एडवांस सैलरी रिसीव्ड ऑफ ₹1 लाख। इसी चीज को आप ऐसे लिख दो, सैलरी रिसीव, सैलरी रिसीव बट नॉट येट
ड्यू 1,00,000। यही चीज को आप अलग अलग भाषा में लिख दो। मैंने क्या लिखा कि सैलरी मिल चुका है लेकिन अभी सैलरी हुआ नहीं है। अब घर गए, मम्मी को क्या देंगे पहले, सैलरी का खुशखबरी की 1,00,000 रुपया? सैलरी लगा कहां है कि दोगे? आप 1,00,000 रुपया दोगे तो बात आ गया किसका? कैश का। मुझे बताओ ये पैसा तुम्हारे लिए क्या है? हाँ सही बात है। बढ़ेगा कि घटेगा? है? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। डेबिट की क्रेडिट? 1,00,000 से। तब तक मम्मी आपसे सवाल करेगी, मम्मी आपसे सवाल करेगी, बेटा कहां से आया? तुम तो अभी ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन किया तो कहां से? मम्मी सवाल करेगी तो मम्मी को हम क्या बोलेंगे? मम्मी एडवांस सैलरी है। तो उस एडवांस को आप एडवांस कहो तो एडवांस भी कहो, लेकिन हम उसको एक नया नाम देते हैं जिसका नाम है अनअर्न्ड सैलरी। इनकम नहीं, उस इनकम का क्या नाम है? सैलरी। और ये मम्मी को कहेंगे, मम्मी ई तरह बेटा के माथा के कर्जा हो, ये आपके बेटे के माथे का है। हाँ तो कर्जा लेवे के आदत भाई यही से तो ले आवे अला अभिषेक के बाबू हम अनअर्न्ड सैलरी हमारे माथे का क्या होगा पूजा? लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज बढ़ेगा और इसका बढ़ना क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या होगा बाबू? कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कहिए या एडवांस कहिए, आपकी मर्जी। अनअर्न्ड सैलरी कितना? 1,00,000 रुपया। अच्छा जैसे देखिए कहने का मतलब है ना रोहित कि गुड, गुड और ऑसम, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझे? जैसे अच्छी बात है, जैसे कहने का मतलब है ना कि गुड पहले हम लोग यूज करते थे अच्छा के लिए, और ऑसम जब यूज करते हैं तो एक नया वर्ड आया तो अच्छा लगता है। जैसे पहले हम लोग पहनते थे धोती कुर्ता, मैंने पापा जी लोग, दादाजी लोग, आज पैंट शर्ट पहनता है, जींस पहनता लो, तो क्या होता है? आप थोड़ा अट्रैक्टिव दिखते हो ना, अलग लुक में आते हो ना। उसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ये नाम दोगे तो थोड़ा आप स्टैंडर्ड दिखोगे दूसरों से, बस और कुछ भी नहीं है। अनअर्न्ड कहो, एडवांस तो सब कहता है, लेकिन जब आप अनअर्न्ड लिखोगे तो सामने वाला समझेगा भाई बंदे के पास डीपली नॉलेज। माने अनअर्न्ड सैलरी क्यों लिखे हैं? किस किस कारण से आप वो कर्जा लिए हैं? आपको वो कर्जा क्यों दिया है? ठीक है, आप किस लिए से, ये भी तो हो सकता है कल आप उसका कंपनी छोड़ दिए, ये भी तो हो सकता है कि आप उसका कंपनी छोड़ दिए, आप भाग गए, ऐसा नहीं हो सकता है। आज आप किस पर्पस से पैराडाइज जा रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि। लेकिन मैं क्या सोच के क्लास ले रहा हूं कि आप टैली पढ़ने आ रहे हो, लेकिन अब आप क्या सोच के आ रहे हो ये तो आप जानते हो। उसने सैलरी के बदले में पैसा दिया, नहीं विश्वास है तो जाइए ना अभी किसी कंपनी में जाके बोलिए कि हमको थोड़ा 1,00,000 रुपया एडवांस में दे दो, देखते हैं कौन दे देता है। वही बात है, इसीलिए कोई इसीलिए समझ रहे हैं बात को? समझ गए? ठीक है, तो हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस। हाँ कहने का मतलब है कि देखिए रिकॉर्ड क्लास हो रहा है तो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछिए लो, दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना मतलब वाला क्वेश्चन पूछने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत है। बट सवाल पूछिए लो, जितना पूछेगा लो मैं जवाब दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हो गया। तो तीनों चीज बता दिए इनकम का। एक्सपेंस का सिर्फ एक चीज बताए थे, याद होगा आप लोगों को, तो आज एक्सपेंस को भी तीनों पे खत्म कर देते हैं। जिस तरीके से इनकम का बात आता है उसी तरीके से रोहित एक्सपेंस का भी बात आता है। मैंने आपको कहा था डियर स्टूडेंट कि एक्सपेंस भी एट अ टाइम अगर आप पैसा पे कर देते हो तो उसे एक्सपेंस कहते हैं। जिसका बेनिफिट आप उठा लिए, जिसका बेनिफिट आप उठा लिए उसके बदले में आपने जो पैसा पे कर दिया वो आपका एक्सपेंस है। लेकिन जिसका बेनिफिट आप उठा लिए और बाद में पैसा दोगे, जिसका बेनिफिट आप उठा लिए और उसका पैसा बाद में दोगे तो वो आपके माथे का क्या बन जाता है? लायबिलिटीज। और जो पैसा आप मतलब बेनिफिट ले लिए और पैसा नहीं दिए तो लायबिलिटीज, लेकिन अभी बेनिफिट लिए ही नहीं, अभी बेनिफिट लिए ही नहीं और आपने पैसा दे दिया तो वो आपका क्या बन जाता है? संपत्ति। और अगर आपने बेनिफिट ले लिया और पैसा दे दिया तो क्या बन जाता है? एक्सपेंस।
सर तीनों समझ में आ गया कि जब भी हम अपने पॉकेट से पैसा देंगे तो तीन चीज देखेंगे। पहला कि क्या मैंने इसका बेनिफिट ले लिया, तो उसे हम एक्सपेंस कहेंगे। अगर हमने बेनिफिट नहीं लिया तो हम उसे एसेट्स कहेंगे। अगर हमने बेनिफिट ले लिया लेकिन पैसा नहीं दिया तो लायबिलिटीज कहेंगे। इस एक्सपेंस को एक्सपेंस ही कहते हैं। लेकिन इस एसेट्स को किस नाम से जाना जाता है बच्चे? प्री पेड एक्सपेंस। किस नाम से जाना जाता है? प्रीपेड एक्सपेंस। उसी तरीके से इस लायबिलिटीज को किस नाम से जाना जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जब भी आपके अकाउंटिंग में प्रीपेड वर्ड आए तो आप समझ लेना कि हमने पैसा दे दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हमें फ्यूचर में कोई ना कोई उससे काम लेना है। और अगर आउटस्टैंडिंग है तो हमने उससे काम तो करा लिया है, बेनिफिट ले लिया है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो इन तीनों केस में एंट्री, पहला वाला तो बता दिए थे एक्सपेंस, तो एक्सपेंस भी बता दो, बता देता हूं। चलो तो पहले एक्सपेंस उठाते हैं। सपोज करो समोसा वाला बात, आप समोसा खाने गए, समोसा खा लिया और आपने पैसा दे दिया, तो मतलब मैंने बेनिफिट ले लिया और पेमेंट कर दिया। अगर मैं यहां लिखूं सैलरी पेड ऑफ ₹1 लाख, कुछ भी नहीं लिखा है तो हम कैश मान लेंगे। अब सवाल आपसे, मैंने आपको एक ही चीज बोला है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन दिखाई दे मन में एक ही चीज लाना, इसके पीछे कुछ ना कुछ हुआ है। या तो कुछ गया है कंपनी से, या तो कुछ आया है बिजनेस के पास, या कुछ हुआ है। इसको पढ़ के क्या लग रहा है? सैलरी पे किए हो तो पे मतलब सैलरी गया होगा कि पैसा गया होगा? तो आप सीधे सीधे कहो कि सर पैसे का जाना, और पैसा क्या है? और एसेट्स घटेगा, क्रेडिट 1 लाख से। और अब पूछा जाएगा दूसरा, इसके पीछे का रीजन, इस पैसे के जाने का पीछे का रीजन है सैलरी का देना, तो दूसरा क्या आ गया? सैलरी। और सैलरी क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो डेबिट क्या एंट्री होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं सर। सेकेंड, अगर यही सवाल लिखा रहता कि सैलरी पेड ऑफ ₹1 लाख बाय चेक, अगर ऐसा लिखा रहता, अब बताओ आपके पास से क्या गया, क्या आया? सैलरी पे किए हैं चेक में, बैंक कम हुआ होगा कि ज्यादा हुआ? क्या हुआ है? बैंक, तो बैंक निकल गया। और बैंक का नेचर आपको पता है, एसेट्स। और एसेट्स हमारा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। और घटेगा तो 1 लाख से। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस चेक के जाने का पीछे का रीजन क्या है? सैलरी मेरा क्या है? एक्सपेंस। क्या सैलरी इनकम हो सकता है? कब? जब सैलरी आएगा तब। बुदबुदाइए लोग मत, जानबे कर लोग, कान हमारे दोनों जगह रहेला। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हो गया, ये कहानी खत्म। डियर, तीसरा केस, मान लीजिए कि सैलरी उसका लग गया और आप मालिक हो और आपका सैलरी सामने वाले का लग गया, तो आपने अभी सैलरी नहीं दिया, लेकिन रात को 31 तारीख को आप ये लिखोगे ना कि सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड। आपने लिखा कि सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड। इसका हिंदी हुआ कि सैलरी लग चुका है लेकिन मैंने अभी पेमेंट नहीं किया। तो क्या पैसा गया है? नहीं, लेकिन सैलरी तो लग चुका है। तो सैलरी निकलेगा कि सर हमारे कंपनी में सैलरी का होना हुआ, जो कि हमारे लिए एक्सपेंस होगा, जो कि बढ़ेगा, तो डेबिट होगा 1 लाख से। अब सवाल आया कि इस सैलरी के होने के पीछे का रीजन क्या है? तो आप कहोगे बाद में पैसे का जाना,
बाद में पैसे का किस नाम से जाने? क्या बात है, किस नाम से जाने? आउट स्टैंडिंग, और जो भी एक्सपेंस है उसका नाम कौन है? सैलरी। और ये क्या होगा मेरे लिए? एक माथे का कर्जा, और ये हमारा बढ़ेगा, इसलिए बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर। मुझे लग रहा है कि बातें सबको समझ में आ रही है, लेकिन बार बार कह रहा हूं प्रैक्टिस नहीं करिएगा कुछ भी नहीं आएगा। जो भी लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनको दिक्कत होगा, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए, ये भी खत्म हो गया। अब तीसरा सवाल, चौथा था ना? अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, सैलरी लगा ही नहीं अभी, कैश एडवांस, एडवांस कैश एडवांस सैलरी पेड ऑफ रुपीज 1 लाख। हमने 1 लाख रुपए का एडवांस सैलरी पे कर दिया, तो पक्का पे किया होगा तो पैसा इन्वॉल्व हुआ होगा, पैसा का जाना, एसेट्स है, क्रेडिट होगा 1 लाख से। सवाल अब ये आया कि इस पैसे के जाने के पीछे का रीजन क्या है? बताइए क्या है? इस पैसे के जाने का पीछे का रीजन है बाद में बेनिफिट लेना, बाद में बेनिफिट लेना। तो उस बेनिफिट का नाम क्या है? प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी। बाद में हम बेनिफिट उठाएंगे और ये सैलरी मेरा एसेट्स होगा और ये बढ़ेगा, इसलिए इसे क्या कह देंगे? एंट्री क्या होगा? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दिक्कत? तो मैंने आज इनकम भी खत्म कर दिया, एक्सपेंस भी खत्म कर दिया। फिर से नोट खोलते हैं, देखते हैं कहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस